नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। यानी कि नई गाड़ी जब आप उसको बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करवाना है, कौन कौन से आपको उसमें डॉक्यूमेंट देने हैं, कितनी फ़ीस लगेगी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको डेफिनेटली पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसके अलावा आपको जो कोई भी क्वारीज़ होगी वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो स्टार्टिंग से पहले, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। हम करते हैं इस वीडियो पे 1000+ लाइक के, तो उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी आप इसको पूरा कर देंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ हर एक वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन के संबंध में नई गाड़ियों की पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि डिटेल्ड वीडियो जो होती हैं वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको एक ही वीडियो में पूरा प्रोसेस बताना है। अगर आपको मैं पार्ट वाइज वीडियो में बताऊंगा तो आपको पसंद भी नहीं आएगी, उसके अलावा आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग को कहीं और कोई भी वीडियो रजिस्ट्रेशन के संबंध में, नई गाड़ी के कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए आज टॉपिक फोकस करते हैं न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के संबंध में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो कोई भी नई आप व्हीकल लेते हो, व्हीकल में आप चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर आपकी वो कार है, कमर्शियल व्हीकल है, HGMB यानी कि हैवी मोटर व्हीकल्स होती हैं, सबका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप गाड़ियाँ परचेज करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो इलीगल मानी जाएगी और आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप उस गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में। उसके अलावा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे सेक्शन 39 है वो बनाया गया है नेसेसरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेक्शन 39 में प्रेस्क्राइब्ड है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग पूछेंगे अब कि हम रजिस्ट्रेशन कहां पे करें। तो आपको रजिस्ट्रेशन वहां पे करना है जहां पे आप रह रहे हैं, जहां पे आपका कारोबार है, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंतर्गत हैं आप। तो जैसे कि आप वहाँ पे दिल्ली के रहने वाले हैं और आप वहाँ पे गाज़ियाबाद या फिर आप नोएडा में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप रहते प्रॉपर दिल्ली में हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन दिल्ली से करवाएंगे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका घर जो है वो इलाहाबाद में है और रहते हैं आप जॉब के लिए परमानेंटली अभी लखनऊ में, तो आप रजिस्ट्रेशन अपना लखनऊ में करवाइए। तो ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है जहाँ पे आप रह रहे हो, उसी डिस्ट्रिक्ट, उसी संभागीय कार्यालय यानी कि RTO, ARTO, DTO ऑफिस से करवा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब। मैं आपको टॉपिक एक बिंदुवार तरीके से सारे क्वेश्चन का जवाब देता चल रहा हूं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं कि नए गाड़ी को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाए, पूरा डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज की डिटेल वीडियो आप सब लोगों के लिए है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, मोटिवेशन सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, जो भी नई गाड़ी आपको परचेज आप कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा कि वह गाड़ी जो है वो 7 डेज़, आप नोट डाउन कर सकते हैं, विदिन 7 डेज़ आपको अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप 7 दिन से ज़्यादा टाइम लेते हैं आवेदन करने के लिए तो आपको पेनाल्टी वगैरह चुकानी पड़ सकती है। तो विदिन 7 डेज़ आप नई गाड़ी जब भी आप डीलर से ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो उसी टाइम आप आवेदन कर सकते हैं या फिर कुछ टाइम बाद आप आवेदन कर दीजिए। और अगर आप आवेदन नहीं करते हैं 7 दिनों के अंदर, तब आपको पेनाल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है। तो उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बात करना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे लोगों का ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पे पूछते हैं वो लोग कि आप हमें बताएं कि हम वहाँ पे हरियाणा में रहते हैं लेकिन हमने गाड़ी को परचेज कर लिया है उत्तर प्रदेश से, उसके अलावा हम वहाँ पे रह रहे हैं इलाहाबाद में, हमने परचेज कर लिया है लखनऊ से तो गाड़ी का। तो ऐसे केस में हम अपने जो संभागीय कार्यालय, मेरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र करें। तो ऐसे केस में दोस्तों मैं आपको बात करूँ, जैसे कि
इसको बोला जाता है यहाँ पे आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एक केस हो जाता है। जैसे कि आपने गाड़ी को इलाहाबाद से बाय किया, आप रहना चाहते हो लखनऊ में, तो आप अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं, कहने का मतलब है मेरा एक ज़िले से दूसरे ज़िले, उसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य अगर शिफ्ट करते हैं गाड़ियों को लेकर, यानी कि बाय आपने किया हरियाणा से उत्तर प्रदेश में, आपको वहाँ पे रहना है, इसको ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसे केस में आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहाँ से आपने गाड़ी को बाय किया है। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताऊं तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 30 डेज़ का उसका ट्रायल पीरियड होता है, यानी कि आप बोल सकते हो वैलिडिटी जो होती है वो इस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की वो मैक्सिमम 30 डेज़ होती है। उसके बाद फिर से आपको पेनल्टी चुकानी पड़ जाएगी अगर आप उस 30 डेज़ के अंतर जाकर अपने नियरेस्ट RTO अथॉरिटी में, यानी कि अपने आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में नहीं आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको वहाँ पे फिर से पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यह केस हो जाता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी गाड़ियों का होता है और यह एक राज्य से दूसरे राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत होता है या 30 दिनों के लिए मान्य होता है। तो बात हो गई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की। देन उसके बाद मैं आपको बात करता हूं कि अब हम आते हैं टॉपिक पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं नई गाड़ी को रजिस्टर करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हो डॉक्यूमेंट सबमिट करके। उसके अलावा आप वहाँ पे ऑफलाइन RTO में विजिट करके भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सलाह दूँगा, अगर आप वहाँ पर सही से जानकारी नहीं रखते हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना जानते हैं तो आप RTO जाकर ही आवेदन करें। नहीं तो अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो जाती है तो आपकी फ़ीस कट जाएगी, फिर जाकर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो RTO ऑफिसर के सामने आपकी वहाँ पे होता है और एक भी डॉक्यूमेंट अगर गलत पाए जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन करने से इनकार भी कर सकता है। हालाँकि इसके ऊपर वो लिखित जवाब भी देगा कि क्यों वो रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके जाने पड़ेंगे RTO में जब आप नई गाड़ी का आवेदन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो फर्स्ट नंबर का डॉक्यूमेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नई गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसको आप फॉर्म 20 के नाम से भी जानते हो। सबसे पहला तो यही होता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक होता है सेल्स सर्टिफिकेट, जो कि फॉर्म 21 जिसको बोला जाता है, नंबर दूसरा डॉक्यूमेंट। नंबर थर्ड जो डॉक्यूमेंट आता है वो रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है, यानी कि RWC सर्टिफिकेट जो होता है ये बेसिकली डीलर आपको देता है या फिर जो गाड़ी जहाँ से बन कर आई होती है वहाँ से भी मिलता है। उसके अलावा दोस्तों जो RWC सर्टिफिकेट है, जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं GMB HPMB कैटेगरी की, यानी कि हैवी व्हीकल्स, उसमें जिसमें बॉडी का निर्माण अलग से करवाया जाए, जैसे कि ट्रक वगैरह हैं तो इसमें आप अलग से बॉडी का निर्माण करवाते हैं गाड़ी को ले जाकर, तो वहाँ से भी RWC सर्टिफिकेट मिलता है। उसको जो होता है फॉर्म नंबर 22 बोला जाता है। और जो बॉडी वगैरह जिसमें बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल के लिए 2 सर्टिफिकेट लगेगा, 2 फॉर्म आप बोल सकते हो, फॉर्म 22 और फॉर्म 22A। जबकि मोटरसाइकिल और LMB यानी कि 4 व्हीलर के लिए सिर्फ फॉर्म 22 लगता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। अब हम लौटते हैं नंबर 4th डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो 4th डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका होता है वैलिड इंश्योरेंस पेपर। विदाउट इंश्योरेंस पेपर आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी में नहीं किया जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो एक वैलिड इंश्योरेंस आपको करवा कर रखना है अपनी गाड़ी का, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर हैवी व्हीकल हो। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं, इसमें एड्रेस प्रूफ भी लगता है। एड्रेस प्रूफ में अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एड्रेस प्रूफ में हम क्या दें सर। तो मैं आपको कंक्लूजन के तौर पर बताना चाहता हूं कि एड्रेस प्रूफ जो होता है उसमें आप सबसे आसान जो होता है वो आप आधार कार्ड दे दीजिए। आधार कार्ड यूनिवर्सल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है आपका एड्रेस प्रूफ के लिए। फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ नंबर जो 6th का है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका वो होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इफ़ एनी, यदि है तो, यानी कि अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बाय करके लाए हैं गाड़ी या फिर दूसरे राज्य से, तब आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी देना पड़ता है। तो ये 6वां डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो 7वां डॉक्यूमेंट होता है वो होता है इनवॉइस, जो कि डीलर से आप प्राप्त कर सकते हो गाड़ी लेते टाइम। तो इनवॉइस भी आपको देना पड़ता है। फिर उसके बाद 8वां जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है 2 पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स, यानी कि आपको जो सबसे नज़दीकी हाल में ही आपने फ़ोटो खिंचवाई है पासपोर्ट साइज़ की, वह आपको देनी पड़ती है, 2 या 3, तो मिनिमम 2 आप लेकर जाएं।
फिर 9वां डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है इंजन या चेसिस का जो होता है पेंसिल प्रिंट। ये आप पेंसिल प्रिंट जो कैसे निकलता है इसको आप देख लीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। बेसिकली पेंसिल से एक वहाँ पे आपको जो चेसिस नंबर होता है उस पर उसको स्क्रैच आप करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उभर के आपके पेपर पे आ जाता है, उसको भी आपको लेके जाना पड़ता है, या फिर आप ऑनलाइन भी उसको अपलोड करते हैं, ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद 10वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। डॉक्यूमेंट तो नहीं है, फ़ीस होती है 10वां नंबर का, आप बोल सकते हो फ़ीस। तो जो फ़ीस होती है वो आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। तो उसके बाद जो 11वें नंबर का डॉक्यूमेंट होता है वो होता है टैक्स। अब टैक्स जो होता है ये देखिए, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि टैक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट स्टेट्स में लागू होते हैं। जैसे कि यूपी में कुछ टैक्स हैं तो हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में है, दिल्ली में है तो यूपी में नहीं है। इसी तरीके से वो विद इन स्टेट वेरी करते रहते हैं। तो जो डिपेंड ऑन स्टेट्स होता है टैक्स, इसमें दोस्तों हम जैसे कॉमन बात कर लें तो 1 टाइम टैक्स एक होता है, उसके बाद ग्रीन सेस या कहीं कहीं पे ग्रीन टैक्स बोला जाता है, रोड टैक्स होता है। तो इस तरीके से टैक्स होते हैं गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन के समय आपको वो भी पेमेंट करना पड़ता है उसका भी। अब हम वहाँ पे आते हैं अपने मेन 3rd पॉइंट पे जो होता है फ़ीस का, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते समय नई गाड़ी कितनी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। तो देखिए फ़ीस भी है, जो सबसे पहले बात करो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है वो केंद्र सरकार के तरफ से ली जाती है, उसको उन्होंने वेरीफाइड करके रखा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो 2 व्हीलर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए यहाँ पे बता दूँ आपको 300 रुपीज़, और 4 व्हीलर LMB या टी कैटेगरी की गाड़ियाँ जो होती हैं उसके लिए आपको 600 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है, 600 रुपये। उसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल होती हैं, यानी कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होती हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वह 1000 से लेकर 1500 विद इन स्टेट ये डिपेंड करता है। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1500, ये हर एक स्टेट में होता है फ़ीस रजिस्ट्रेशन। उसके बाद तो हैवी यानी HGMB, हैवी गुड्स मोटर व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल, इन सब का 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो कुछ इस तरीके से फ़ीस सोचती हैं रजिस्ट्रेशन की नई गाड़ियों की। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो चार्जेस होता है वो 250 से लेकर 400 रुपये तक है। ये भी विद इन स्टेट में वेरी करता रहता है, हर एक स्टेट में अलग अलग फ़ीस वगैरह इसमें होती हैं। तो नंबर प्लेट का भी चार्ज है, सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो होते हैं उसमें भी चार्जेस आपके लगते हैं। फिर उसके बाद जो फ़ीस की बात कर लेते हैं हम, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी कितनी फ़ीस लगती है। तो देखिए टेम्परेरी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी जो फ़ीस है वह दोस्तों 1200 लेकर 1500 रुपये तक होती है, और डिपेंड्स ऑन स्टेट्स, 1200 लेकर 1500, और सिर्फ ये 30 डेज़ के लिए फ़ीस होती है, ध्यान में रखिएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है यह तब जब आप किसी और राज्य, किसी और डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी को बाय कर रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन कहीं और करवाना है। तो यह 1200 से 1500 रुपये आपको एक्स्ट्रा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करना पड़ता है, 30 डेज़ इसकी वैलिडिटी होती है। तो ये हो गई बात फ़ीस की। अभी भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप @technical आलोक जी इंस्टाग्राम हैंडल है, 24/7 अवेलेबल रहता है, फॉलो करके क्वेश्चन पूछिए, सारे जवाब मिलेंगे। या फिर आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी जवाब के लिए उम्मीद कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4th पॉइंट की, जो कि होती है कि हमारी, आप पूछ सकते हैं कि जो RC है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने साल के वैलिड होगी। तो बिल्कुल आप इसको जानिए। जो वैलिडिटी होती है वो रूल नंबर, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के वहाँ पे रूल नंबर, माफ़ कीजिएगा CMVI, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 41 और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 7 में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि कोई भी गाड़ी है अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो 15 साल के लिए वैध मानी जाएगी, यानी कि 15 साल आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अलावा भी आप उसको 5 साल तक इंक्रीज़ करवा सकते हैं री रजिस्ट्रेशन के नाम पे, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में इस यह भी वेरी करता है रूल, क्योंकि दिल्ली में आप बोल सकते हो फिर पेट्रोल गाड़ियाँ जो हैं 15 साल और डीजल गाड़ियाँ 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। हिमाचल में भी कुछ और रूल है, राजस्थान में भी डिफरेंट हो सकते हैं, यूपी में तो 15+5 का रूल भी है, लेकिन इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आ चुका है, तो ये बदल सकता है। तो आप मान के चलिए कि अभी तो 15 साल आपका न्यू रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा, क्योंकि आप जान सकते हो कि BS4 गाड़ियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने न्यू जजमेंट दे दिया है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे
कि रजिस्ट्रेशन के टाइम अब आपके क्वेश्चन कुछ है आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या गाड़ी लेकर जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आरटीओ ऑफिसर, मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर MLO आपकी गाड़ी को देखता है तब जाकर रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपकी वो गाड़ी जो कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो आप, उसको लेकर आरटीओ में विज़िट ज़रूर करें। विदा उसको लेकर जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए MLO इनकार कर सकता है। फिर मेरे हिसाब से आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC पूरे भारत में वैध होती है कि अगर यूपी से हैं तो हम महाराष्ट्र में लेकर गाड़ी जाते हैं RC से, तो क्या वहाँ पे इसको लीगल माना जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ जी हाँ बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी RC वैध मानी जाती है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो किसी और राज्य में भी जाकर उसी RC से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हो गई बात नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इसमें मैंने आपको कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, फ़ीस क्या है और आपकी कुछ क्वायरीज़ को सॉल्व किया है। अभी भी अगर कुछ बच गया हो मेरे से बताना तो उसके लिए क्षमा करें। आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनली मुझसे बातचीत के लिए इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, सारे क्वेश्चन का जवाब देता रहता हूँ वहाँ पर। @technical इंस्टाग्राम हैंडल है, ऊपर देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। उसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आशा करता हूं अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, और बेल आइकन को ऑन करना ज़रूर ना भूलें। उसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो कोई भी आपके माइंड में क्वायरी आ रही हो तो ज़रूर उसको पूछिएगा यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।